हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में। देखो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? बच्चों आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज मैं आपको अनसोल्ड में से क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक? जो बोर्ड एग्जाम में ईयर बाय ईयर पूछे जाते हैं, मैं आज आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो अनसोल्ड पेपर में थे, उन्हें आज हम सोल्व करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या कहा, इस क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि एनिलीन की विभिन्न अनुनादित संरचनाएं। मतलब यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक? 2 मार्क्स में यह पूछा गया है कि एनिलीन की विभिन्न अनुनादित संरचनाएं लिखिए या एनिलीन की विभिन्न अनुनादित संरचनाएं बनाइए। एनिलीन की कौन कौन सी अनुनादित संरचनाएं होती हैं, ध्यान से देखेंगे। देखो पहले जो लिखा हुआ है उसे देखते हैं, पहले इसने क्या कहा। देखो पहली बात मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो हमारे पास बेंजीन रिंग होता है ना, बेंजीन रिंग, जब उस बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 जुड़ा हुआ होता है, क्या जुड़ा हुआ होता है? NH2। जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 जुड़ा होता है उसका नाम एनिलीन होता है। पहली बात तो यह है, उसका नाम क्या होता है बच्चों? एनिलीन होता है, पहली बात। ठीक है, ठीक। तो यह एनिलीन है। इस एनिलीन की क्या क्या कंडीशंस हैं वो देखते हैं पहले। देखो हमारे पास क्या कहा, उसने कहा कि एनिलीन में NH2 समूह बेंजीन वलय, वलय मतलब रिंग, वलय मतलब रिंग, बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। यही बात मैंने आपको बताई क्या, कि बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप जुड़ा होता है तो वो क्या होता है? एनिलीन होता है। मतलब एनिलीन में जब बेंजीन रिंग से NH2 समूह जुड़ा होता है तो वो एनिलीन होता है, ऐसे इसमें लिखा। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन का अकेला इलेक्ट्रॉन युग्म। देखो जो नाइट्रोजन परमाणु है इस एनिलीन में, कौन है नाइट्रोजन परमाणु? ये है N। ठीक, इस पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पड़ा होता है फ्री, इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसे हम क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, वो उसे कह रहा कि नाइट्रोजन का अकेला इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय, वलय मतलब रिंग, बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ अनुनाद करता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है N का, मतलब नाइट्रोजन का, इस बेंजीन रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनके साथ क्या करता है? रेजोनेंस करता है, मतलब उनके साथ क्या करता है? ये अनुनाद करता है। ठीक है, उसके बाद इसके कारण क्या होता है? देखो इसके कारण ऑर्थो एवं पैरा, ये वाली जो पोजीशन होती है ये ऑर्थो होती है, ऑर्था है, ऑर्था, इसमें ऑर्थो, ये वाली भी ऑर्थो और ये वाली पैरा। ठीक है जी, ये पैरा पोजीशन। ठीक, जिसके कारण क्या होगा? ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व उनका क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक, उसके बाद इसी कारण एनिलीन अत्यधिक सक्रिय यौगिक होता है। मतलब जिसके कारण क्या हो जाता है? उसकी देखो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण क्या हो जाता है? जो हमारा पूरा एनिलीन है वो ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा सक्रिय हो जाता है, ऐसा यौगिक। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं? एनिलीन की मैं आपको अनुनादित संरचनाएं बना के दिखाता हूं। एनिलीन की अनुनादित संरचनाएं कैसी होती हैं, ध्यान से देखेंगे। देखो मैंने क्या करा, मैं यही दिखा देता हूं। मैंने लिया ये बेंजीन, ये बना दिया बेंजीन, ये डबल डबल डबल, ये इस तरीके से मैंने ये बना दिया एनिलीन। ठीक है बच्चों, ठीक। कैसे बनेगा देखो ध्यान से देखेंगे, मैं पहले बना देता हूं ये। ठीक, ये बनाया, ये बनाया, ये। ठीक है, 3 हो गई। उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, ठीक है। देखो जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप ध्यान से देखेंगे। देखो ये हमारे पास एक एनिलीन है। ठीक, ये एनिलीन है हमारे पास। इस एनिलीन में जो हमारे पास नाइट्रोजन परमाणु है, इस नाइट्रोजन परमाणु के पास क्या है? एक लोन पेयर है। क्या है इसके पास? एक लोन पेयर है। ठीक है जी, ठीक है। चलो देखो, लोन पेयर का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है एक, ये लोन पेयर है। ठीक, मैं कह रहा कि अगर ये लोन पेयर क्या करे, ये लोन पेयर ऐसा करे कि ये लोन पेयर यहां से
क्या करे, ये आ जाए यहां, ये यहां आ जाए। तो अगर ये लोन पेयर यहां आएगा तो यहां डबल बॉन्ड नहीं बनेगा फिर, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बॉन्ड बनता है। ठीक, तो अगर ये दोनों लोन पेयर, ये मतलब एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। और जैसे ही यहां डबल बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन के बॉन्ड हो जाएंगे फिर 5, इस कार्बन के, इस कार्बन के कितने, 5 5 हो जाएंगे ना। कैसे भाई, 4 तो अभी हैं, 2 3 4, 4 तो अभी हैं इस कार्बन के, अगर एक और डबल बन गया तो फिर 5 हो जाएंगे, जो कि हो नहीं सकते। ठीक, तो जैसे ही ये डबल बॉन्ड यहां आएगा, ये इलेक्ट्रॉन के जोड़े यहां आएंगे, यहां डबल बनेगा, वैसे ही इन दो इलेक्ट्रॉनों को आगे से रखना पड़ेगा। एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये आगे सरकेंगे। जिधर बॉन्ड जाता है उधर माइनस आता है, जिधर से जाता है उधर प्लस आता है। ठीक, तो जैसे ही ये दोनों यहां आए तो इसे ये चलेगा आगे, और जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उधर माइनस, तो यहां डबल बनेगा। तो ये मैंने बनाया यहां डबल, और इससे मैंने जोड़ दिया ये NH2। NH2 N पे से दो इलेक्ट्रॉन गए तो इसलिए इस पर आ गया प्लस। ठीक, और यहां ये इलेक्ट्रॉन आए दो, इनके कारण क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा, इनके कारण माइनस दो इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा वो। ठीक, बाकी इसमें रिंग में जो चीज जाती है उसे वही बना दो। देखो यहां डबल बॉन्ड था, ये बना दिया डबल बॉन्ड यहां, यहां था डबल ए, ये बना दिया यहां डबल, बाकी यहां वाला डबल सरक गया, वो आ गया यहां। ठीक, और तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो मैं कह रहा ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, ठीक, तो जैसे ही यहां आएंगे इस बॉन्ड की मजबूरी हो जाएगी आगे को सरकना, और जब ये आगे सरकेगा तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, ये आ गया माइनस, ये यहाँ आएंगे तो यहाँ डबल बन जाएगा, ये बन गया डबल, ये बना हुआ है पहले से, ये बना हुआ है, ये दो डबल है, ये डबल है, और ये NH2 है, ये NH2 है, और इस पे प्लस है तो इस पे प्लस है। ठीक है, ठीक है, फिर वही, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, यहाँ आएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, डबल, जैसे यहाँ डबल बनेगा इसकी मजबूरी हो जाएगी आगे सरकना, यहाँ सरकेगा तो यहाँ आएगा माइनस दो इलेक्ट्रॉन को लेकर, और यहाँ डबल है, ये है डबल, यहाँ डबल ऑलरेडी है NH2 है, उसके बाद ये प्लस, ये प्लस। ठीक, उसके बाद अगर ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, यहाँ डबल बनेगा, और जैसे यहाँ डबल बनेगा इनकी मजबूरी हो जाएगी आगे सरकना, तो इधर जाएगा तो इधर माइनस आएगा, इस पे एन पे माइनस आएगा, और एन पे प्लस भी है, तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहां आने से डबल बॉन्ड, ये बना डबल बॉन्ड, यहाँ एक एक वहां चला जाएगा तो ये सिंगल रह जाएगा, ये रह गया सिंगल, ये NH2 पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि अब माइनस भी आ जाएगा, यहाँ था, ये था, यहाँ है। ठीक है, तो ये है हमारी क्या, बेंजीन रिंग की या एनिलीन की क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऐसे एनिलीन क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है। जो हमारा एनिलीन है वो एनिलीन ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ये थी बेंजीन की क्या, इलेक्ट्रॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो हमने कहा था ना कि इन नाइट्रोजन परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है वे क्या करेंगे, बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ रेजोनेंस करेंगे। तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन थे बेंजीन के, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, इनके साथ क्या कर रही, वो रेजोनेंस कर रही है। जब इनके साथ रेजोनेंस कर रही तो इसका मतलब फिर ये है कि हाँ ये बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन इसके साथ नाइट्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, रेजोनेंस करते हैं। आपस में क्या करते हैं, वो रेजोनेंस करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे आपको बेंजीन की उसकी एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाकर आनी है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, देखो चाहे इसमें जहां जहां माइनस आया, माइनस किस किस पोजीशन पर आया, यहां यहां यहां, मतलब अगर मैं एक अलग से बनाऊं, आपको कंपाउंड दूं, अलग से बना के दिखाऊं आपकी नॉलेज के लिए, एक और देखो, इसे गोला खींच दो, अब ये NH2, यहां माइनस आया ना, यहां माइनस आया, यहां माइनस आया ना, यहां 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 ऑर्थो ऑर्थो पैरा, मतलब मैंने कहा था ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और मैं अभी बता के आया आपको क्यों बढ़ी, देखो बढ़ी नहीं क्यों, क्योंकि इन पोजीशन पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ इन पोजीशन, और जब इन पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो इसका मतलब यह है कि इन पर डेंसिटी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, इन पे ही बढ़ी। इन पे ही क्यों बढ़ी, क्योंकि मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेंस चलाया इसमें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे आपको रेजोनेंस करके दिखाना है अगर एनिलीन से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखो अगला क्वेश्चन इसमें है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप व सांद्रता का प्रभाव, मतलब अभिक्रिया का जो वेग है उस पर ताप व सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। देखो ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है।
इससे प्रभावित टकरों की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। मतलब अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो जब ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, उसमें टकरों की संख्या बढ़ेगी, और जब टकरों की संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। मतलब ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो टकरों की संख्या बढ़ जाती है, जब टकरों की संख्या बढ़ जाती है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद सांद्रता का प्रभाव, सांद्रता बढ़ाने पर प्रति इकाई आयतन में कणों की संख्या बढ़ जाती है। सांद्रता का मतलब होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना। ठीक, जब उसकी मात्रा बढ़ेगी तो टकरों की संख्या बढ़ेगी, जब टकरों की संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। सांद्रता बढ़ाने पर प्रति इकाई आयतन में कणों की संख्या बढ़ जाती है। मैंने कहा आपको कणों की संख्या बढ़ जाती है, और जब कणों की संख्या बढ़ जाती है तो परिणाम स्वरूप अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। आई बात समझ में? तो मतलब अभिक्रिया के वेग पर ताप का और सांद्रता का इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, देखो ये जितने भी क्वेश्चन है ना मैंने अनसोल्ड से लिखे हैं, अनसोल्ड से लिखे हैं। तो अनसोल्ड मतलब बढ़िया पेपर, क्वेश्चन पेपर था, उसमें से मैंने छांट छांट कर लिखे हैं। ठीक है, तो आपको ये तैयार करने हैं, हो सकता है इस ईयर आ जाए आपके पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है पूरा मैं कर देता हूं। हमारे पास ये एक उपसहसंयोजक यौगिक है, इस उपसहसंयोजक यौगिक में कौन कौन से आयन है, पहले तो इसके आयन बतानी, और फिर इसमें जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है ये, इसकी क्या बतानी, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या बतानी। ठीक है, ठीक है। देखो पहली बात तो अगर मैं इस कंपाउंड को तोड़ू K4 और ये FeCN का होल 6, अगर मैं इसे तोड़ू तो जब इसे तोड़ेंगे ना तो ये टूटेगा ऐसे 4K प्लस FeCN का होल 6 और ये इसके ऊपर 4 माइनस, मतलब ये तो है इसके आयन, ये 4K प्लस और FeCN का होल 6 4 माइनस, जैसे मैंने यहां लिखा 4K प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस। ठीक है जी, तो ये तो इसके आयन होंगे। ठीक, फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालनी होती है, मैंने आपको बताई ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, जिसकी निकालनी उसकी x मान लो Fe की x मान ली, ये मान ली x, तो मैंने लिखा ये x, फिर प्लस एक K की एक प्लस होती है, 4K की 4 प्लस हो जाएगी। ठीक, तो ये मैंने लिखे प्लस के 4 प्लस, फिर एक CN पर एक माइनस होता तो 6 की 6 माइनस हो जाएगी, तो ये मैंने लिख दिया -6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, देखो फिर x प्लस 4 -6 इज इक्वल्स टू 0, x 4 और -6 तो -2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा +2। तो मतलब Fe की जो ऑक्सीकरण स्टेट है, ऑक्सीकरण अवस्था है, वो कितनी आएगी, वो आएगी बच्चों प्लस के 2 आएगी। कितनी आएगी, प्लस के 2 आएगी, मतलब Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, +2 आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे आपको निकालनी है। ये भी आपका 2 मार्क्स में आया हुआ था, देखो 2 नंबर आगे एकदम, कुछ भी मतलब आराम से कर लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास गैल्वेनिक एवं वैद्युत अपघटनीय सेल में अंतर, मतलब गैल्वेनिक व वैद्युत अपघटनीय सेल में क्या अंतर होता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बार बार आते हैं पेपर में, इसलिए मैं बता रहा हूं। देखो गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा स्वतः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। मतलब जो गैल्वेनिक सेल है हमारे, उन गैल्वेनिक सेलों में जो रासायनिक ऊर्जा है वो खुद ब खुद स्वतः विद्युत ऊर्जा में क्या होती है, परिवर्तित होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें अभिक्रिया स्वस्फूर्त होती है, मतलब खुद अभिक्रिया होने वाली, अब उसी से बाह्य मतलब बाह्य अभिकारक या बाह्य उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, वो स्वतः। उसके बाद वैद्युत अपघटनीय सेल में बाह्य विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसमें तो वो खुद चल रही थी, लेकिन इसमें बाह्य विद्युत धारा की, विद्युत ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसमें अभिक्रिया अस्वस्फूर्त होती है, अस्वस्फूर्त मतलब जो खुद ब खुद ना चलती हो, अस्वस्फूर्त होती है। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस है गैल्वेनिक एवं वैद्युत अपघटनीय सेल में। ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, एक ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में। फिनोल के महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए, फिनोल के महत्वपूर्ण उपयोग। देखो जो हमारा फिनोल होता है, फिनोल का जो उपयोग, मतलब ये जो फिनोल है ऐसा, बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH जुड़ा हुआ होता है उसका नाम क्या होता है, फिनोल होता है। जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH समूह जुड़ा होता है उसका नाम क्या होता है बच्चों,
उसका नाम होता है फिनोल। क्या नाम होता है मेरे चांद? फिनोल उसका नाम होता है। ठीक है, उसके बाद फिनोल के महत्वपूर्ण उपयोग क्या क्या हो सकते हैं? देखो, फिनोल का उपयोग एंटीसेप्टिक एवं कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। मतलब पहली बात तो यह है कि जो हमारा फिनोल है उसका जो उपयोग हम कर सकते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में कर सकते हैं और कीटनाशक के रूप में कर सकते हैं। उसके बाद फिनोल का उपयोग दूसरा, बैकेलाइट के निर्माण में, जैसे प्लास्टिक के निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है। बैकेलाइट भी एक प्लास्टिक ही होती है, जो हमारे बोर्ड वगैरह होते हैं ना, जैसे स्विच बोर्ड वाले, उसमें जो प्लास्टिक यूज होती है वो बैकेलाइट वाली होती है, प्लास्टिक। ठीक है, तो फिनोल का निर्माण मतलब फिनोल का उपयोग हम बैकेलाइट जैसे प्लास्टिक के निर्माण में भी कर सकते हैं, उसका उपयोग हम कर सकते हैं उसमें। और क्या उपयोग हो सकते हैं फिनोल के? औषधियों के रूप में हो सकते हैं, औषधि बनाने में प्रयोग हो सकता है हमारा फिनोल। रंगों का डाई बना सकते हैं हम फिनोल से, डाई बनाने में काम आ सकता है हमारा। रंग होते हैं ना, डाई कह दी, डाई बनवा दी हमने, डाई चढ़ा दी, ठीक है, वो वाली बात। तो मतलब रंगों के निर्माण में भी हम फिनोल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हार्मोन। हार्मोन हार्मोन की भूमिका, ये भी 2 अंक का क्वेश्चन है, पूछा गया है पेपर में, बार बार पूछा जाता है। ये तो हमारे कई बार 5 नंबर में भी आता है क्वेश्चन हार्मोन्स वाला। ठीक है, तो इसलिए से ध्यान से पढ़ लेना आप। ठीक है, हार्मोन्स वाले क्वेश्चन को देखो। हार्मोन हमारे शरीर की क्या होते हैं, विभिन्न जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, मतलब उसे नियंत्रण में करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वृद्धि, चयापचय एवं विकास को नियंत्रित करते हैं। तीसरी बात, शरीर में संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं, मतलब शरीर को संतुलित बनाए रखने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कौन? हार्मोन्स। 2 नंबर में था इसलिए मैंने इसके 3 पॉइंट लिख दिए, जब 5 में होगा तो फुल डिटेल में बताया जाएगा फिर। ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद रोजेनमुंड अपचयन देखो, रोजेनमुंड अपचयन क्या है देखो। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, ये एक अभिक्रिया है रोजेनमुंड अपचयन। इसमें क्या होता है, एसिटाइल क्लोराइड होता है, एसिटाइल क्लोराइड RCOCl, इसका अपचयन होता है, H2 के साथ रिएक्शन होती है, किसकी प्रेजेंस में, Ba या PDBSO4 की उपस्थिति में, BSO4। ठीक, और इसमें PDB ले लेते हैं। ठीक है, PDBSO4 की उपस्थिति में अपचयन होता है किसका, एसिड क्लोराइड का। ये एसिड क्लोराइड है। ठीक, ये क्या है, एसिड क्लोराइड। ठीक, इसका अपचयन होगा PDBSO4 की उपस्थिति में 2H से। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर आएगा H और इधर आएगा H। 2H है ना, एक H इधर एक H इधर। देखो बना क्या है वो देखो, ये R, ये C, ये H, ये O, मतलब बना कुछ ऐसा RCHO और प्लस में HCl हो जाएगा बाहर। देखो RCHO RCHO RCHO, और RCHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। क्या होता है ये, एल्डिहाइड होता है। ठीक है जी, तो ये हमें बताना था रोजेनमुंड अपचयन में। ऐसे ही इसमें लिखा भी है क्या, कि इस अभिक्रिया में एसिल क्लोराइड का अपचयन करके या कर एल्डिहाइड बनाया जाता है, उत्प्रेरक इसमें लिया जाता है PDBSO4। ठीक है जी, तो यही मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं उसके बाद। देखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया, यह भी 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है देखो, जिस अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ऐसी अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उसे क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, उदाहरण जैसे H2Cl2 क्या है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अगर ये H2Cl2 शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो अगर मुझे इसके लिए वेग व्यंजक लिखना पड़ जाए, तो इसके लिए मैं वेग व्यंजक लिखूंगा क्या, R = K, H2 की पावर कितना 0 और Cl2 की पावर कितना 0, और जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो मतलब R = आ जाएगा K। R = क्या आ जाएगा K, क्योंकि उसने कहा ना शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो शून्य कोटि की इनकी घात क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता या शून्य घात पर निर्भर करता है, तो उसे क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।